नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले और हम राज्य लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज यूनिट 6 भारतीय अर्थव्यवस्था के सेगमेंट से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे और सारे के सारे टॉपिक्स पे लर्न करते हुए उनका प्रॉपर रिवीजन करते हुए पीवाईसी जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज नए किस तरीके के बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इंडियन इकोनॉमी के बाद एमपी इकोनॉमी का होगा और इस तरीके से सारे सेगमेंट्स आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रिवीजन के लिए मिलेंगे। ये हमारी क्लास थोड़ा रैपिड राउंड होगी, स्पीड तेज होगी और इसका मेन मकसद होगा जो आपने प्रिपरेशन अब तक की है उसमें आपको सारी चीज़ें याद आए, रिकॉल हो और आप प्रॉपर जो तरीके से उन चीज़ों को याद कर पाएँ। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश का विविधतापूर्ण पेपर संभावित लग रहा है और जिस तरीके से मॉडिफिकेशन मध्य प्रदेश पीएससी के पेपरों में हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस बार चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। इस उम्मीद के साथ हम अपनी इस सेगमेंट की स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो ध्यान से इसको सुनेंगे और कॉपी पेन के साथ बैठते हुए मेन पॉइंट को नोट डाउन करते जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम जो सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे और क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, इनको भी हम एनालिसिस करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और कैसे हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनने की ओर अग्रसर हैं। इसके अलावा हम बैंकिंग सिस्टम देखेंगे जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उनका पूरा मेजरमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ हम कमर्शियल बैंक्स भी देखेंगे क्योंकि पाठ्यक्रम में डायरेक्ट कमर्शियल बैंक भी है। इसके अलावा हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन देखेंगे। साथ ही साथ हम शेयर मार्केट भी देखेंगे, सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा हम ट्रेड पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ संगठन आपके दिए हैं G20, आसियान और सार्क, इनको भी हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ हमारा प्रयास होगा कि इसके क्या लेटेस्ट अपडेट है और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। अर्थव्यवस्था बेसिकली क्या है? जब भी हम उत्पादन को लेकर के बात करते हैं, प्रोडक्शन को लेकर के बात करते हैं तो वहाँ हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के। किसी भी क्षेत्र में अगर ये चार महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके पास, एक पूंजी है आपके पास, कैपिटल है आपके पास उत्पादन के लिए, दूसरा लेबर है, श्रम है आपके पास, तीसरा आपके पास भूमि है, लैंड है जहां पर आप चीजों को रख सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं बिजनेस को, चौथी चीज आपके पास टेक्नोलॉजी है। तो निश्चित तौर पे आप किसी भी क्षेत्र में उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि अर्थव्यवस्था किसी भी क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रिया को, उसके नेचर को बताता है। और एडम स्मिथ जिन्होंने 1773 में बताया था वेल्थ ऑफ नेशन में कि हम चारों तरफ से अगर मुद्रा का एकत्रण करें तो पूंजी का निर्माण होता है। और चाहे आज इंडियन इकोनॉमी की बात करें या अमेरिकन इकोनॉमी की बात करें, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कैपिटल पर बेस्ड है। और एडम स्मिथ जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बहुत रिसर्च किया और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एडम स्मिथ ने अपनी रिसर्च को देकर वेल्थ ऑफ नेशन में अपना डॉक्यूमेंटेशन दिया। तो उन्होंने भी ये बताया कि जब मुद्रा चारों तरफ से एकत्रित होती है तो वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो है वो प्रोग्रेसिव होती है। तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था के डिफरेंट प्रकार हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण प्रकार आपका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको एडम स्मिथ ने बेसिकली दिया। और 1773 में से 250 साल पहले एडम स्मिथ का एक कॉन्सेप्ट आया भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया के समान देश अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तमाम देश जो हैं वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बात करते हैं। उसी तरीके से सोशलिज्म को लेकर के बात हुई। कुछ ऐसे देश हैं, भारत, स्वीडन, नॉर्वे, जो मिक्स इकोनॉमी को लेकर के बात करते हैं, जो समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही गुणों को अपनी क्वालिटीज के अंदर समावेशित करते हैं, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, और दोनों की मिक्स चीजें इसके अंदर रहती हैं। ऐसा जॉन मैनार्ड किन्स की किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी में बताया गया। हालांकि हमारे पाठ्यक्रम में इनडायरेक्टली ये तमाम चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये बताने का प्रयास करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था ना तो यूएसए की कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था से पूर्णतः मेल खाती है और ना ही यूएसएसआर की सोशलिज्म की अप्रोच से मेल खाती है, बल्कि हम एक मिक्स इकोनॉमी कंट्री से संबंधित मुल्क है और हम प्रयास करते हैं कि हम दोनों ही चीजों को लेकर चलें। 1991 के पहले हमारी अर्थव्यवस्था बंद थी और हम जो है खुली सोच के साथ ट्रेड पॉलिसी को ध्यान में रख के काम नहीं करते थे। लेकिन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद
जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एज ए पायनियर जो जुलाई 1991 में ओपन इकोनॉमी को अपनाया और इस तरीके से यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था की तरफ आ गई 24 जुलाई 1991 के बाद, क्योंकि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लेकर हम बात करने लगे। अब हमारे सिलेबस पर हम सीधे आते हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है और हमें सिर्फ प्री फोकस डिस्कशन ही अभी करना है। और हमारा जो टारगेट है वो ये कि इकोनॉमी से पिछली बार जो 13 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी जो क्वेश्चन आए वो आपको बने। जैसे पिछली बार नाबार्ड पूछ लिया था कब बना 12 जुलाई 82 को, सिडबी कब बना था पूछ लिया 90 में। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में अचीवर वाला एक क्वेश्चन था। इसी तरीके से राष्ट्रीयकृत बैंक 1980 में कितने थे, उनकी संख्या 6 पूछ ली थी। तो इस तरीके के सामान्य प्रश्नों का स्तर लास्ट टाइम था। तो निश्चित तौर पर हम समझेंगे, प्रयास करेंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 3 चीजों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, कृषि, एक उद्योग और सेवा। 1950 में एग्रीकल्चर सबसे ऊपर था, उसके बाद इंडस्ट्री और फिर सर्विस सेक्टर। आज सर्विस सेक्टर सबसे ऊपर है, इंडस्ट्री वहीं पर है और एग्रीकल्चर का रोल कंपैरेटिवली कम हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि आज हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, फिशरीज की बात करें, माइनिंग की बात करें, सिल्क प्रोडक्शन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, ये सारे प्राइमरी सेक्टर की चीजें हैं। और अगर अभी एक रिपोर्ट की बात करें हम, तो उसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था करीब करीब 3416.65 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास है। तो हम निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि एक रीढ़ की हड्डी या रीढ़ की हड्डी का काम करता है, बैकबोन का काम करता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी दर है वो 2023-24 में 7.3 होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर हम चीजों को फोकस कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो आप ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम पिछले 4-5 साल के बारे में ट्रेंड एनालिसिस को करें, तो आप देखेंगे पिछले 4-5 साल में अगर इसके ट्रेंड एनालिसिस को हम देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या स्थिति रही है, वस्तु स्थिति रही है, तो 2019-20 में कोरोना के दौरान हम देखें तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट जो थी वो करीब करीब आप मान के चलिए 5.5% के आसपास थी, क्योंकि उस दौर में मैक्सिमम कार्य मैन्युफैक्चरिंग के 12% से गिरकर 0.5 हो गए थे, परंतु एग्रीकल्चर में ग्रोथ कंटिन्यू हो रही थी, एग्रीकल्चर के काम कंटिन्यू चल रहे थे। तो उस समय ग्रोथ 5.5 के आसपास थी। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 3.3 के आसपास जो है एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट आ गई। मैंने बताया कि आजादी के पहले और आजादी के बाद की स्थिति में एग्रीकल्चर का वेटेज टोटल जीडीपी में ज्यादा था और 55% तक के रोल था, और उस समय 75% लोग एग्रीकल्चर करते थे। पर आज स्थिति थोड़ी बदली है। अगर हम देखें 21-22 की बात, जो ये 20-21 और 21-22 के बाद, तो 21-22 को स्थिति हुई 3% के आसपास एग्रीकल्चर ग्रोथ। लेकिन हाल ही वर्ष में अगर हम बात करें 2022-23 तो तमाम चीजों को हम दृष्टिकोणात्मक तरीके से करें, तो अभी रिसेंटली अगर हम देखें 2022-23 के अंदर, तो लगभग एग्रीकल्चर की ग्रोथ 3.5% के आसपास है। मतलब एक इस तरीके का सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, 5.5, फिर 3.3, फिर 3 और फिर 3.5 के आसपास। तो 2024 में हम मान के चल रहे हैं 3.5% की ग्रोथ आपको मिलेगी, जबकि 2019-20 में ये ग्रोथ करीब करीब 5% के आसपास, 5.5% के आसपास थी। तो ये मान के चलिए आप कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अभी 3.5% के आसपास है। और अशोक दुलई कमेटी ने कहा था 2022 तक हम किसानों की आय दुगना कर देंगे। तमाम प्रकार के वादे भी सरकार ने किए थे, उन वादों पे हम चर्चा करेंगे तो समस्याएं हो सकती हैं। पॉलिटिकल डिस्कशन ना करते हुए हमें थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करना है, तो निश्चित तौर पर हम काम की ही बातों पे चर्चा करेंगे। अब अगर हम बात करें द्वितीय क्षेत्र की, तो उद्योग की अगर हम बात करें, तो उद्योग क्षेत्र की स्थिति अगर हम देखें, यहाँ पर उद्योग क्षेत्र की स्थिति देखें तो 19-20 में उद्योग क्षेत्र की अगर स्थिति हम 19-20 में देखें तो करीब -1.9 के आसपास हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि महारत्न, नवरत्न लगातार परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। बट कोरोना काल में आप देखें 19-20 और उसके बाद जो 20-21 है, कोर सेक्टर लगातार गिर रहे थे, तो लगभग ये भी माइनस होकर -3.3 के आसपास हो गया। मतलब लगातार 2 वर्षों में ऋणात्मक स्थिति एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में रही। मतलब कृषि क्षेत्र की ग्रोथ तो हमने बताया आपको ओवरऑल 3.5% है, लेकिन उद्योग की ग्रोथ बताने के लिए हमको पिछले 4 साल पहले के परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा। तो 19-20 में जो -1.4 था
और उसके बाद -3.3 था, वो थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ 21-22 में, और 21-22 में इसकी ग्रोथ बढ़ करके जो है वो 10% के आसपास पॉजिटिवली हो गई। ये अपने आप में एक बड़ी ग्रोथ थी। और अभी हाल ही के वर्षों में अगर देखें हम 22-23 में, तो लगभग ये ग्रोथ 4.1 के आसपास है। तो इसलिए आप उद्योग में अभी 4.1 यहाँ पर लिख सकते हैं नए ट्रेंड एनालिसिस के अंदर। तो ये नया ट्रेंड एनालिसिस में काम कर करा रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में 3.5 की ग्रोथ है, इंडस्ट्री में 4.1 की ग्रोथ है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कोरोना के समय एकदम से गिर गया, 12% से एकदम से गिरावट आके 0.5 हो गया। तो जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गई। और ऐसी स्थिति में जो है देखने को ये मिला कि एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत प्रोग्रेस इंडस्ट्री की हुई कंपेरेटिवली, क्योंकि पहले तो स्थिति माइनस में ही थी, लगातार 19-20 -1.9, उसके बाद -3.3, उसके बाद 21-22 में थोड़ा मामला सेट हुआ, 10% के आसपास ग्रोथ हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कोर सेक्टर के अंदर काम करने के कारण नवरत्न, महारत्न और परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं सुधरा। ऑनर मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जैसी चीजें बेहतर हुई। और आज अगर हम देखें तो 4.1 के आसपास हम ये मान के चल सकते हैं कि लगभग इस सेक्टर में हम बात करें। अब हम प्रत्येक सेक्टर की बात करेंगे। प्रत्येक सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र, और आज की डेट में सेवा क्षेत्र सबसे बेहतर स्थिति में है, उसके बाद उद्योग है और उसके बाद कृषि। जैसा कि आपको पता है आपके सिलेबस में इको के अंदर अगर हम बात करें, हम 360 डिग्री से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बात करें, तो आपकी पहली हेडिंग अगर इकोनॉमी की है तो वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते ट्रेंड, जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा को लेकर के न्यू ट्रेंड एनालिसिस है। और उसी नए ट्रेंड एनालिसिस पर हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को लेकर बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बैंकिंग, कमर्शियल बैंक, सेबी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ट्रेड और G20, आसियान, शार्क, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एमपी इकोनॉमी में आएंगे तो एमपी की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर का इनिशियली क्या डाटा चल रहा है, करंट कंडीशन में एमपी की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति है, एमपी के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जीआई टैग, इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, एचआरडी, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्र में, खनिज उत्पादन के क्षेत्र में क्या एनालिसिस है, उसको इकोनॉमिक सर्वे से हम कवर करेंगे। डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर एमपी इकोनॉमी होगा। पहले लेक्चर में आप बड़े ध्यान से समझिए ताकि आपको जो एमपी इकोनॉमी का लेक्चर है वो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मैंने बताया कि ग्रोथ करीब 3.5 की है, और इंडस्ट्री की ग्रोथ मैंने बताई 4.1 की है। सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, बीमा है, चिकित्सा है, मनोरंजन है, शिक्षा है, तमाम क्षेत्र हैं। और आज के इस दौर में प्रत्येक क्षेत्र को कहीं ना कहीं एक सक्रिय भूमिका से भी देखा और समझा जा रहा है। किस तरीके के प्रश्न बनेंगे इसको लेकर भी हम एक डिस्कशन करेंगे लास्ट में, जब हम पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर कर देंगे। आपको मैं बता दूं कि हमारी नए सिलेबस पे जो है अपडेट बुक भी आ गई है, और प्रॉपर तरीके से पूरा एनालिसिस करके उस बुक में अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी चीजें दी हुई हैं। मैं आपको अभी कुछ देर के अंदर में अपनी बुक भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की किताब आ गई है। इंडियन इकोनॉमी की किताब में टोटल इंडियन इकोनॉमी ही दिया हुआ है। ये हमारी इंग्लिश मीडियम की किताब है जिसमें हमने कृषि, उद्योग, सेवा को बहुत डिटेल से ग्राफिक्स के माध्यम से बताया है। ये हमारी हिंदी मीडियम की किताब है जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से ग्राफिक्स में कृषि, उद्योग, सेवा को बताया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को बताया है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक मेंस प्लस प्री के लिए, जो पेपर 3 में मेंस में आपको साइंस एंड टेक के साथ काम आएगी और प्रीलिम्स में यूनिट 6 में आपको काम आएगी, बहुत अच्छे से लिख दी है। और ये आप प्राप्त कर सकते हैं। हम कुछ नंबर आपको अपने एडवर्टाइजमेंट में चलाते हैं, वहाँ पे आप हमको हमारे नंबर पे कॉल करके ये बुक्स भी आप कुरियर करके मंगवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस पे हमने अपडेट बुक भी लिख दी है। हम बात कर रहे थे कृषि क्षेत्र की 3.5% की ग्रोथ, इंडस्ट्री में 4.1। अब सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में, अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें कोरोना काल में, क्योंकि हम जो भी बातें कर रहे हैं पिछले 4-5 साल के संदर्भ में कर रहे हैं, तो 19-20 की बात करें हम, और 2020-21 की बात करें हम, और 2021-22 की बात करें, और 2022-23 की बात करें, और 23-24 तो भी चल रहा है, तो प्रोसेसेबल तरीके से उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो कोरोना काल में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ थी 6.3 के आसपास। कुछ सेक्टर तो काम कर ही रहे थे, लेकिन कहीं पर ऐसी स्थिति भी देखने को मिली, सेकेंड कोरोना के समय -7.8 हो गया। जब मैन्युफैक्चरिंग गिर गई तो सर्विस सेक्टर पे प्रभाव पड़ा। इसके बाद हालांकि स्थिति थोड़ी सुधरी, 8.4 के आसपास हो गया टोटल।
और इसके बाद थोड़ा और डेवलपमेंट देखने को मिला तो करीब करीब 9.1 के आसपास होगा, और अभी अगर हम देखें तो 9.9 के आसपास है। तो लगातार प्रोग्रेसिव अप्रोच से सर्विस सेक्टर ग्रोथ कर रहा है और 9.9 की ओर अग्रसर है 2023-24 में। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस है साहब कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम जो भी चीजें यहाँ देख रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, थर्डरी सेक्टर में, तो कृषि उद्योग और सेवा में किस तरीके से बदलाव हुए और किस तरीके से परिदृश्य बदला है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके का परीक्षा का स्वरूप हो रहा है वहां आपको फॉरेक्स भी पूछ सकता है। तो फॉरेक्स हमारा करीब लगभग 620 अरब डॉलर के आसपास हो चुका है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। हमारा जो जीडीपी है 7.3 की तरफ जा रहा है और हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 3416.65 बिलियन अमेरिकन डॉलर की हमारी जीडीपी का साइज भी हो गया। और विकसित देश से विकासशील देश से विकसित देश, डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनने के लिए हमने 2047 का लक्ष्य भी रखा है। हालांकि इस दौरान कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। पिछले 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर से हम गुजर रहे हैं और अभी हाल ही में जो मई 2024 को रिपोर्ट है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 78वें राउंड की, तो 7.2% के आसपास हमारी बेरोजगारी दर भी है। तो तमाम चीजें हैं जिनको हम पटापेक्ष में समझ सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तेजी से काम भी चल रहा है, हर स्तर पर चल रहा है। तो अगर हम बात करें कृषि की, उद्योग की और सेवा की, तो हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ 3.5% है। इंडस्ट्री की ग्रोथ करें तो 4.1% है। और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 9.9 के आसपास है। और आज भी अगर हम देखें तो ट्रेंड एनालिसिस में सेवा क्षेत्र सबसे ऊपर है, उसके बाद उद्योग है और इसके बाद नंबर आता है एग्रीकल्चर का। निश्चित तौर पर जीडीपी में इसका रोल 18% के आसपास है, इसका रोल 60% के आसपास है और जो बच गया लगभग मान के चलिए आप कि 60%, ये 70-78, तो ये जो 22% के आसपास रोल है वो आपका ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री सेक्टर का है। इसमें हल्का फुल्का उतार चढ़ाव आते रहता है। तो निसंदेह हम जिस तरीके की चीजों को यहां पर समझने का प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको ये जरूर समझने का प्रयास करना है कि हमारे द्वारा जो भी चीजें आपको यहाँ बताई और समझाई जा रही हैं उनको इस तरीके से आपको लेना है कि चीजें प्रॉपर वे में आपको समझ में आ जाए। अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम क्वेश्चन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को लेकर, क्योंकि उनको बेस्ट गवर्नर अवार्ड मिला था एशिया में, तो इसलिए चर्चा में था। तो थोड़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कहानी सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का जो न्यू डाटा है वो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। 3.5% एग्रीकल्चर, 4.1% इंडस्ट्री, 9.9 की ग्रोथ सर्विस सेक्टर सबसे ऊपर, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद एग्रीकल्चर। 50 साल पहले एग्रीकल्चर पहले था, इंडस्ट्री सेकंड पे था, सर्विस सेक्टर थर्ड पे था। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो है वो तीनों के बीच में बैलेंस बनाकर विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया जाएगा, ऐसी अपेक्षा है। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का एरिया गिरा, जिस तरीके से चीजों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, वो निस्संदेह एक समस्या का विषय तो था ही था। हर सेक्टर कहीं ना कहीं उससे परेशान रहा। अब हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी दुनिया में सारे बैंक जो हैं वो कहीं ना कहीं डूब रहे थे और परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो रही थी कि केंद्रीय स्तर पर किसी बैंक की आवश्यकता थी। तो एक कमिटी, उस समय एक चैम्बरलिन कमिटी बनी और चैम्बरलिन कमिटी जो बनी वो 1919 में बनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। क्योंकि 1914 से 1919 के बीच में ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई थी कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा एक खालीपन आ गया था। तो चैम्बरलिन कमिटी ने 1919 में बोला इस रिक्तता को भरा जाए और एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। 1926 में एक हिल्टन यंग आयोग आया, एक जॉब कमिटी आई और इसकी रिकमेंडेशन के बाद आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 35 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, बाद में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट हो गया। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और इसमें एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास साहब जो है गवर्नर हैं। इसके अलावा एमडी पात्रा जी, एम राजेश्वर राव जी, टीवी रविशंकर जी और स्वामीनाथ जी, ये जो है आपके डिप्टी गवर्नर हैं। तो आरबीआई के अंदर जो हमारे शक्तिकांत दास जी हैं उनको बेस्ट गवर्नर अवार्ड भी अभी हाल ही में मिला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 4 डिप्टी गवर्नर मैंने आपको बताई दिए
4 डिप्टी गवर्नर में आपके एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टीवी शंकर, स्वामीनाथन जे हैं, और बहुत जल्दी आपकी रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी जो यहाँ पर इस समय 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो भी वित्त मंत्रालय के अंदर पूरे तैनाती के साथ काम कर रहे हैं आरबीआई की फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए। 10 भारत सरकार के द्वारा नामजद नॉमिनेटेड लोग और 4 लोकल प्रतिनिधि। तो इस तरीके से पूरे 21 मेंबर जो हैं वो आरबीआई की गवर्निंग बॉडी में हैं। और शक्तिकांत दास जी से क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, तो निश्चित तौर पर जो है अब आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम है करेंसी जारी करना। आरबीआई का काम है बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट के रूप में काम करना, बैंकों के बैंक के रूप में काम करना, मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करना, फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे काम करना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पे काम करना, कुल मिला के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करना, एक फाइनेंशियल अवेयरनेस लाना, एक फाइनेंशियल लिटरेसी लाना। अभी हाल ही में आरबीआई ने जो है हर पेमेंट डिजिटल नामक मिशन भी चालू किया है। जब आरबीआई बना था 35 में, तो ओसबर्न स्मिथ जो थे इसके वो चेयरमैन मतलब प्रमुख थे, गवर्नर थे। आजादी के समय सीडी देशमुख थे। उसके बाद सबसे लंबा कार्यकाल बेनेगल रामाराव का रहा, और उसके बाद सबसे छोटा कार्यकाल अमिताभ घोष जी का रहा। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं, और शक्तिकांत दास जो है ये काफी लंबे समय से बने हुए हैं। मनमोहन सिंह भी 15वें नंबर पर जो है वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं 82 से 90 के बीच में, और जनवरी से फरवरी 2 महीने के लिए अमिताभ घोष बने थे सबसे छोटे समय में। और इसके अलावा मतलब शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 से कंटिन्यू है, और इनको बेस्ट गवर्नर अवार्ड भी जो है हाल ही में दिया गया है। इसके अलावा आरबीआई जो है इसका काम जो होता है वो नोट को छपवाना, तमाम प्रकार के काम करना। जैसे मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस है जो 1974 में बना, जिसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। वो 1974 बना, और वहां पर 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए के नोट छपते हैं, और 1974 में वो बना। वैसे सिक्योरिटी पेपर मिल जो होशंगाबाद में जो 67-68 में बनी, वो वहां पर सिक्योरिटी पेपर मिल में नोट छापने का कागज बनता है, जबकि नेपानगर जो 48-49 बना वो अखबारी कागज बनता है। तो बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में है, 74 बना, आरबीआई के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जबकि 1 रुपए के नोट में वित्त सचिव के साइन रहते हैं, और बाकी नोटों में जो है आरबीआई के गवर्नर के साइन रहते हैं। तो आरबीआई का अपना रोल है। आरबीआई पहले जनवरी से लेकर दिसंबर तक के अपना एनुअल ईयर रखता था। 1935 में उसके 40 में बदलाव करके 31 मार्च किया। बाद में फिर जो है विमल जालान कमेटी की रिपोर्ट पे जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया। आरबीआई के द्वारा 2012 से ई कुबेर नाम का एक कार्यक्रम चालू किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, वो भी आपको याद रखना है। और एक कार्यक्रम चालू किया गया था ऑपरेशन ट्विस्ट करके, जो किया था इन्होंने, आपके ऑपरेशन ट्विस्ट किया था 23 दिसंबर 19 को, और ये 2026 से 30 के बीच में जितने भी 10,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदने के बदले जो भी धनराशि एकत्रित होगी, उसके जितने भी ट्रेजरी बिल होंगे, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत जो है उसको सेल करेगी। अब कुछ बातें हम और कर लेते हैं आरबीआई से संबंधित। जैसे एक संस्था है आरबीआई से रिलेटेड, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 78 में, मुंबई में, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए किसी ने बैंक में एसबीआई में 5 लाख रुपए रखा, अचानक बैंक डूब गया, तो उसको 5 लाख ही मिलेंगे। लेकिन अगर किसी ने 50 लाख रखा और वो भी डूब गया, तो भी उसको 5 लाख ही मिलेंगे एज ए इंश्योरेंस। और किसी ने 500 रुपए रखा और वो उसके पैसे भी डूब गए, तो उसको भी 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो इस प्रकार की जो गारंटी देने वाली संस्था है उसका नाम है जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम। इसी तरीके से रिजर्व बैंक का मुद्रण कार्यालय बेंगलोर में 95 बना। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप रख सकते हैं। बैंक नोट प्रेस याद रख लें, 74 में सिक्योरिटी पेपर मिल याद रखें, होशंगाबाद 67 में, नेपानगर वाला बुरहानपुर वाला याद रखें, अखबारी कागज 48 इंपॉर्टेंट है। अब भैया जिस तरीके से आज महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से चीजें हो रही है, इन्फ्लेशन का समय चल रहा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन चल रहा है, तमाम चीजें चल रही है, तो देखिए अगर पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह की हम महंगाई को लेकर डिस्कशन करें तो ये चीज कहलाती है प्राइस हाइक। लेकिन इसको इंटीग्रेटेड करके अगर हम जोड़ लें तो ये चीज इकोनॉमी के टर्म में कहलाता है इन्फ्लेशन। अगर हम एवरेज को जोड़ कर करें तो इन्फ्लेशन, और अलग अलग करें तो महंगाई। अब डिमांड वाली भी महंगाई होती है, कास्ट वाली भी होती है, स्ट्रक्चरल भी होती है। अब अगर हम देखें तो एक होती है रेंगती हुई 0 से 3%, फिर 3 से 7 होती है चलती हुई, 7 से 10 होती है दौड़ती हुई, 10 से 15% होती है भागती हुई, 15 से 20% होती है कूदती हुई।
तो 0 से 3% मतलब रेंगती हुई। 100 रुपए की चीज 103 रुपए में मिल रही है रेंगती हुई। 100 रुपए की चीज 107 रुपए में मिल रही है चलती हुई। 100 रुपए की चीज 110 रुपए में मिल रही है दौड़ती हुई। 100 रुपए की चीज 115 में मिल रही है भागती हुई। और 100 रुपए की चीज 120 रुपए में मिल रही है कूदती हुई। तो लगातार इन्फ्लेशन को लेकर के अलग अलग बातें हैं और इन्फ्लेशन को लेकर के कुछ मापदंड रखे गए हैं। हमारे सिलेबस में डायरेक्ट आरबीआई की फंक्शनिंग है और आरबीआई का काम मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्कशन करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को ध्यान में रख के ही काम करता है। जैसे WPI ये 1942 से चल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2010 से चल रहा है, इसके अलावा सर्विस प्राइस इंडेक्स ये अभी 2014 में चालू हुआ। अब महंगाई के लिए 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल है। एक मैन्युफैक्चरिंग जो करीब करीब आप मान के चलिए 550 आइटम होते हैं, लगभग 64% जिम्मेदार है ना। ये मार्कर अगर कोई 20-25 रुपए का आता था 10 साल पहले, तो अभी भी 20-25 का ही आ रहा है। दूसरी चीज अगर हम बात करें प्राइमरी गुड्स की, तो प्राइमरी गुड्स करीब करीब आपके 102 हैं। इसके अलावा हम फ्यूल संबंधित आइटम की बात करें वो करीब 19 है। तो कुल मिलाकर इस पूरे बास्केट के अंदर 697 के आसपास है, कम ज्यादा होते रहते हैं। इन चीजों से महंगाई कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है। वो होल प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत 1942 से डिस्कस कर रहे हैं। 64% मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी गुड्स करीब करीब मान के चलिए 22% और फ्यूल वगैरह आपका कहीं ना कहीं 14%। तो ये महंगाई के लिए जिम्मेदार है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग होता है, एग्रीकल्चर वर्कर के लिए अलग होता है, अर्बन एरिया में रहने वाले व्यक्ति के लिए अलग होता है, रूरल एरिया में रहने वाले व्यक्ति के लिए अलग होता है। हम उस पर जाना नहीं चाहते क्योंकि एक लंबा मामला है और हम इतना लंबा डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो आप बस इतना समझने का प्रयास करें कि कहीं ना कहीं ये बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज है जो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको मैं एक चीज बता दूं, एक होता है फिलिप्स कर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है इंडायरेक्टली पूछ ले कहीं ना कहीं परीक्षा में। तो देखिए जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी मुद्रास्फीति बेरोजगारी की दर कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। तो अगर महंगाई तेजी से मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो बेरोजगारी की जो दर है वो कम होगी। इस कर्व को बोला जाता है, इसमें व्युत्क्रमानुपाती का नियम लगता है, इसको ओकन का नियम भी कहा जाता है। ओकन का नियम भी जो है इसको कहा जाता है। तो तमाम चीजें हैं जिनको हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिनको हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य टर्मोलॉजी पर हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सेक्रेटरी लिक्विड रेशो। हर बैंकों को अपने पास का 18% पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अब एक चीज होती है कासा, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आता है फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। अब करेंट अकाउंट में मान लो आपने 100 रुपए रखे, फिर 100 रुपए रखे, फिर 100 रुपए रखे, फिर 100 रुपए निकाल लिए, फिर 100 रुपए रखे, तो फाइनली जो आपने 300 रुपए आए आपका एनडीटीएल अकाउंट है और इसी एनडीटीएल अकाउंट का आप 18% जो है अपने पास रखते हैं। मान लीजिए 300 रुपए था तो आपको 18 का 3 गुना अपने पास रखना है। हर बैंक को सेक्रेटरी लिक्विड रेशो अपने पास रखना पड़ता है और वो करीब करीब वर्तमान में 18% के आसपास है। इसी तरीके से बैंक रेट होती है, आप 1 दिन के लिए लोन लो या 365 दिन के लिए लोन लो, इसको बैंक रेट बोलते हैं और ये 6.75 के आसपास है। अगर 100 रुपए लिए तो 106 रुपए 75 पैसे वापस देना पड़ेगा। और अगर 1 दिन के लिए लिया तो इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं और 2011 के बाद ये भी सेम ही है। एक चीज होती है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। कभी कभी आरबीआई को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। मान लो रतन टाटा की कंपनी कोरस, साउथ अफ्रीका की कंपनी कोरस से रतन टाटा की कंपनी 54,000 करोड़ का कोई डील कर रही है। अब वो पैसे कहां से लाए, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेटो के तहत अपने संबंधित अनुसूचित बैंकों से पैसा लेगी और वो जिस ब्याज दर पे पैसा लेगी, मान लीजिए वो ब्याज दर रिवर्स रेपो रेट 3.35 है वर्तमान में, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। 1986 में सुखमय चक्रवर्ती कमेटी की सिफारिश पर पहली बार ये कंसेप्ट आया था। और इसी तरीके से एक चीज होती है एसएलआर, जो मैंने आपको बताया कि हर बैंक को 18% पैसा अपने पास रखना ही पड़ता है। एक मैंने बैंक रेट बताया, एक सीआरआर भी होता है, केस रिजर्व रेशो, ये वर्तमान में 4.5 है। हर बैंक को 4.5% पैसा आरबीआई को जमा करना पड़ता है। अप्रैल 16 के पहले सीआरआर पे मिलने वाला ब्याज फ्यो रेट कहलाता था, जो मिलता था। लेकिन 2016 के बाद जो है दीपक मोहंती कमेटी की सिफारिश के बाद केस रिजर्व रेशो पे मिलने वाला जो आपका केस रिजर्व रेशो पे मिलने वाला जो ब्याज है, जिसको हम लोग फ्यो रेट बोलते हैं, वो बंद हो गया। तो ये जितने भी टूल्स मैंने आपको बताया, चाहे मैंने सीआरआर बताया, चाहे मैंने एसएलआर बताया, चाहे मैंने रेपो रेट बताया, चाहे मैंने रिवर्स रेपो रेट बताया, चाहे मैंने आपको बैंक रेट बताया, चाहे मैंने आपको एमएसएफ बताया, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग पॉलिसी का हिस्सा है और ये काम आरबीआई करती है। तो आप मान लीजिए मैं आरबीआई हूं
और सारे बैंक मुझे कुछ पैसा दे रहे हैं हर महीने 4.5%। मान लीजिए मेरे पास 300 करोड़ रुपए है, तो 300 करोड़ का 4% मुझे 4.5 दे रहे हैं, तो जो 4.5% दे रहे हैं वो कैश रिजर्व रेशियो है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास जो भी पैसा है उसका 18% पैसा मैं रख रहा हूँ। मान लीजिए SBI के पास 37,000 करोड़, उसका 18% पैसा मैं रख रहा हूँ, वो SLR है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी बैंक को RBI से जरूरत पड़ती है और वो पैसे ला रहा है, तो वो चीज कहलाती है आपकी रेपो रेट। रेपो रेट वर्तमान में 6.5 है, क्योंकि बैंक को भी जरूरत पड़ती है कभी कभी पैसों की, तो वो मार्केट से पैसा उठाता है RBI से, तो जिस ब्याज दर पे वो पैसा उठाता है उसको रेपो बोलते हैं। कभी कभी RBI को भी जरूरत पड़ती है, तो RBI अगर ब्याज पे पैसा उठाता है बैंकों से तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और ये मैंने MSF और बैंक रेट दोनों बताया कि दोनों आज की डेट में लगभग 6.75 के आसपास है। और मैं अभी ऑपरेशन मार्केट ऑपरेशन की बात कर रहा था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पर डिस्कस करें, क्योंकि एक 2012 में क्वेश्चन आया था UPSC के अंदर, है ना। तो ऐसी क्वेश्चन आ सकता है कि कभी ऑपरेशन ट्विस्ट करके कार्यक्रम चल रहा है 23 दिसंबर 2019 से। इसमें RBI 2026 से लेकर ऑपरेशन ट्विस्ट कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन ट्विस्ट ये कार्यक्रम चल रहा है 23 दिसंबर 2019 से। इसमें RBI क्या करेगी, 2026 से लेकर 30 के बीच में जितने भी मैच्योर होने वाले 10,000 करोड़ के बॉन्ड है, खरीदने के बदले इतनी ही धनराशि के जितने भी ट्रेजरी बिल है उनको बेचेगी 10,000 करोड़ के। 2026 से लेकर के 30 तक 10,000 करोड़ के ट्रेजरी बिल को बेचेगी, बॉन्ड्स को बेचेगी ट्रेजरी बिल के रूप में। जहां पर ये सारी चीज होंगी उस चीज को गिल्ट ऑपरेट मार्केट कहते हैं, और उसी चीज को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो पूछ सकता है ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध कैसे RBI से। अब नेक्स्ट चीज है भाई, भारत में बैंकों की एंट्री कैसे हुई, भारत में कैसे कैसे कब कब बैंक आए, और कैसे बैंकों का जो है एंट्री इंडिया के अंदर हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम सामान्य चीजें देखेंगे। प्रश्न पूछ सकता है RBI कब बना, 1935 बना 1 अप्रैल को। RBI के अंदर कितने सदस्य होते हैं, टोटल 21 होते हैं। अभी जो गवर्नर है शक्तिकांत दास कौन से नंबर के हैं। RBI में ट्रेजरी बिल जो अभी ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर होते हैं 10,000 करोड़ के, जो 26 से 30 में रखे जाएंगे, वो कौन जारी करता है, वो RBI करता है 90 दिन के लिए, 180 दिन के लिए। फिर RBI का ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब है, तो सिक्योरिटी के माध्यम से व्यापार करने से रिलेटेड है। मई 2024 में 7वीं बार जो बैंक रेट है वो कितनी रखी गई, लगातार 6.75 रखी गई है। और इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है कि देवास में जो बैंक नोट प्रेस है कब बना, 1974 में बना। यहाँ पे नोट छपने का काम होता है। अब बैंकों के विकास पे हम बात करते हैं कि बैंकों का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से बैंकों के विकास को समझे हम। वह वित्तीय संस्था जो नागरिकों के बीच में बैंक के खाते खुलाकर कुछ राशि जमा करती है और जरूरत पड़ने पर उनको लोन देती है, एक्सेप्टिंग सम मनी है, नीड पड़ने पर डेबिट देती है, उनको हम बैंक कहते हैं। तो बैंक एक प्रकार की क्रेडिट है, एक साख सृजन करने वाला माध्यम है, एक क्रेडिट मार्केट है। और अगर हम देखें तो दुनिया का पहला कमर्शियल बैंक जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा हमारे सिलेबस में जो है वो कमर्शियल बैंक भी है ना। तो पहले हमने आपको बताया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के न्यू ट्रेंड्स। अगर हम रेगुलर ऑफलाइन के बैच में पढ़ाएं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के ट्रेंड, हमको 6 घंटे लगेगा, 3 क्लास लगेगी इकोनॉमी की। RBI पढ़ाए तो हमको 3 घंटे लगेंगे, 2 बार 6 घंटे लगेंगे RBI पढ़ाने में। तो यहाँ पर हमको 1 सवा घंटे में पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाना है। तो निश्चित तौर पर स्पीड तेज होगी, कंसेप्ट तेज होगा, लर्निंग तेज होगी, रिविजन तेज होगा, प्रैक्टिस तेज होगी, PYC तेज होंगे, MCQs तेज होंगे, क्योंकि कोर्स का नाम ही फास्ट ट्रैक क्लास है हमारा। ठीक है, तो आप देखते रहिए, सुनिए, समझिए, समझ में आएंगी चीजें। वर्ल्ड का पहला कमर्शियल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, और भारत का पहला कमर्शियल बैंक है 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी, जो खुला एक यूरोपीय कंपनी के द्वारा। लोगों ने पैसा लिया, देते समय गाय की तरह ले लिया, देते समय जो शेर की तरह देने की बात है, वो बैंक पूरा बर्बाद कर दिया, बैंक भाग गया से बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला जो कमर्शियल बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो कलकत्ता में खुला था, और भारतीयों द्वारा पहले स्थापित बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, जो 1881 में खुला था। और भारतीयों द्वारा पूर्णतः स्थापित किया गया वाणिज्यिक बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसमें नीरव मोदी कांड करके गया था। वो पंजाब नेशनल बैंक 1894 में खुला। तो बैंक के प्राइमरी काम होते पैसे जमा करना, आवश्यक अपने लोन देना, आपके क्रेडिट को कंट्रोल करना, लेकिन कई सेकेंडरी काम होते बिल जारी करना, बीमा जारी करना, मनी ट्रांसफर करना, शेयर से संबंधित एक्टिविटीज करना, तमाम प्रकार की चीजें करते रहना। तो अगर हम बैकग्राउंड पे जाए तो मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से बैंक ऑफ हिंदुस्तान की कहानी बनता है। 1770 में अलेक्जेंडर कंपनी यूरोपियन कंपनी थी, इंडिया में आई, कलकत्ता में खुली, और 1881 में अवध कमर्शियल बैंक खुला, जो भारतीयों द्वारा स्थापित था। लेकिन पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित जो बैंक था
वो पंजाब नेशनल बैंक था। और दुनिया का पहला कमर्शियल बैंक जो था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड था, क्योंकि हमारे सिलेबस में कमर्शियल बैंक है। अब इंपॉर्टेंट बात कि जब बैंक ऑफ बंगाल बना 1806 में, उसमें प्रेसिडेंशियल बैंक था। बैंक ऑफ बॉम्बे बना 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास बना 1843 में। तो तीनों को जोड़ करके इंपीरियल बैंक बन गया 1921 में, और तीनों को जोड़ करके इंपीरियल बैंक बन गया। इन्हीं को प्रेसिडेंशियल बैंक बोला गया। और इन्हीं प्रेसिडेंशियल बैंकों के साथ ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और इसी को जो है 1955 में गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया। और इस तरीके से जो है भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है वो स्थापना हो गई गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर। आज एसबीआई की जो ब्रांचें हैं वो विदेशों में भी हैं। तो इस तरीके से भारत में जो है एसबीआई खुला गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर। अब अगर हम वाणिज्यिक बैंकों के पूरे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें तो आप वाणिज्यिक बैंक में देखेंगे कि वाणिज्यिक बैंक में कुछ अनुसूचित बैंक होते हैं जो आरबीआई के अंडर में आते हैं। इसमें कुछ कमर्शियल बैंक होते हैं, कुछ गवर्नमेंट होते हैं, कुछ फॉरेन होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ नेशनलाइज होते हैं। जब आजकल 12 नेशनलाइज बैंक है, पहले 27 थे। और कुछ अनुसूचित बैंक भी यहाँ पर होते हैं। तो अभी तो 12 हो गए भैया। तो एक होता है गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, जैसे नॉन नेशनलाइज बैंक। लोग कहते हैं पहले एसबीआई नॉन नेशनलाइज बैंक था, लेकिन आजकल ये भी नेशनलाइज बैंक की श्रेणी में आ गया है। तो अगर हम कहानी को पुरानी तरीके से चालू करें तो सबसे पहले 1969 में 14 बैंक ऐसे थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये वो क्वेश्चन निकल गया जो इस बार आया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी संपत्ति 1969 में 50 करोड़ थी, ऐसे 14 बैंक। और 80 में किया गया 6 बैंकों को, जिसमें आंध्रा, विजया कॉर्पोरेशन, पंजाब सिंध, न्यू बैंक इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और उसमें भी जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है उसका पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। मतलब जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है उसको पीएनबी में मिला दिया गया। वही पीएनबी जिसको भारतीयों द्वारा पूर्णतः स्थापित बैंक कहा जाता है। तो इस तरीके से 19 हो गए, 20 में से एक चला गया, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हो गई 19, है ना। ये आपको कहानी थोड़ी सी याद रखनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी जैसे आपको मैंने बताई। तो ये भी आपको कहानी दिमाग में रखनी है कि किस तरीके से क्या सरकमटेंसेस हुए। तो अब आपको ये याद रखना है कि जो 14 बैंक थे वो कौन कौन से थे। इंदिरा गांधी जी के समय जो 19 जुलाई 1969 को खुले थे, बैंक ऑफ इंडिया था। अब उनको हम पढ़ें जरूरी नहीं है, क्योंकि अब तो 12 नए राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची बना ले। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बैंक ऑफ इंडिया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, है ना। बैंक ऑफ इंडिया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसके अलावा इंडियन बैंक था, इसके अलावा इलाहाबाद बैंक था। हर किताब में मिल जाएगा, आप देख लेंगे। पीएनबी था, देना बैंक था, कैनरा बैंक था, सिंडिकेट बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, इंडियन ओवरसीज बैंक था। और उसके बाद फिर ये बैंक आ गए जिनको हमने आपको यहाँ पर अभी बताने का प्रयास किया। तो इस तरीके से पूरे बैंकिंग सिस्टम को समझने का आप प्रॉपर तरीके से प्रयास करें। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी मैं सामने रख के डिस्कशन कर रहा हूं ताकि चीजें जो है आपको प्रॉपर समझ में आए और लंबे समय तक के आपको याद रहे। कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसमें इलाहाबाद बैंक इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 1865 में बना था। इसके अलावा अभी ये आंध्रा बैंक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1923 में बना था, इसके 100 साल पूरे हो रहे। 1923 में बना था, इसके 100 साल पूरे हो रहे आंध्रा बैंक के। ये इंपॉर्टेंट है, आंध्रा बैंक हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। तो हम तो फाइनली ये देखते हैं कि अभी 12 बैंक कौन कौन से हैं। अभी 12 बैंक कौन कौन से हैं, हम अभी फाइनली ये देखते हैं कि अभी 12 बैंक कौन से, अभी 12 बैंक कौन कौन से हैं, ये हमको याद रखना है। और कैसे ये 12 बैंक बने। तो सबसे पहले तो एक एसबीआई है आपका। अरे भैया ये तो कहानी पहले की हो गई कि 14 बैंक वो और 6 वो, टोटल होगा 20। 20 में से न्यू बैंक ऑफ इंडिया मिल गया, ये हो गया 19। परीक्षा में पूछता है कि 1969 में कितने का हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय, 14, जिनकी संपत्ति 50 करोड़ थी। हर किताब में मिल जाएगा आपको। और 1980 में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी संपत्ति 200 करोड़ थी। उसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया 4 सितंबर 1993 को। और उसके बाद जो बैंकों की मर्जिंग चालू हुई दामोदरन कमेटी की सिफारिश पर, तो चीजें जो है बदलती चली गई। जैसे अब बात करें अगर हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, तो आज की डेट में पहले नंबर पर है एसबीआई जिसका नेशनलाइजेशन हो गया। दूसरे नंबर पे है आपके पीएनबी जिसका नेशनलाइजेशन आज की डेट में राष्ट्रीयकृत बैंक में है। उसके अलावा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरे नंबर पर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। तीसरे नंबर पर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। उसके बाद आपका है कैनरा बैंक। उसके बाद है आपका कौन सा बैंक, कैनरा। रिवीजन क्लास है भैया, क्लास नहीं है, रिवीजन क्लास है। रिवीजन भी फास्टेस्ट क्लास है और फास्टेस्ट क्लास भी बहुत तेज है ना। कैनरा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाद जो अगले नंबर पे वो इंडियन बैंक है। उसके बाद कौन सा बैंक है, इंडियन बैंक है। देखिए प्रॉपर पढ़िए। पहला हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री,
सर्विस सेक्टर का ट्रेंड एनालिसिस किया, अभी हम बैंक पढ़ा रहे हैं। बैंक पढ़ाने के बाद हम यहाँ पर आरबीआई कंप्लीट करेंगे, कमर्शियल बैंक पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हम आपको सेबी पढ़ा देंगे, उसके बाद हम आपको पूरा जो है आपको एनबीएफसी पूरा पढ़ा देंगे डिटेल में, और उसके बाद हम आपको G20 सार्क और आसियान पढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद हम जो है आपको जो है पूरा पूरा व्यापार पढ़ा देंगे। तो ये पूरा कवर हो जाएगा आपका, 6 से 8 क्वेश्चन की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, इसके बाद यूको हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, है ना, उसके बाद यूको हो गया, उसके बाद हो गया आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, 10 हो गए, और उसके बाद 11 12 10 हो गए, ये इको बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध हो गया, पंजाब एंड सिंध हो गया, पंजाब एंड सिंध हो गया, और उसके बाद हो गया अब 1 बज गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अब अगर कहानी को समझिए तो जो पीएनबी है, आप अगर कहानी को समझिए प्रॉपर तरीके से, तो जो आपका पीएनबी है 12 बैंक है, राष्ट्रीय बैंक की संख्या कितनी है 12। तो जो पीएनबी है ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इसमें मिल गया, और जो कैनरा बैंक है उसमें सिंडिकेट मिल गया। कैनरा बैंक में कौन मिल गया? सिंडिकेट मिल गया। फिर से सुन लें, पीएनबी में मिल गया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अब कैनरा में मिल गया सिंडिकेट। उसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका आंध्रा मिल गया और कॉर्पोरेशन मिल गया, आंध्रा मिल गया और कॉर्पोरेशन, ये आंध्रा वाला भी मिल गया और कॉर्पोरेशन मिल गया। आंध्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1923 बना था, 100 साल हो गए, तो ये आकर के जो है ये आपके जुड़ गए किसमें? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बन गए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जुड़ गए। उसके बाद इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक जुड़ गया, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक जुड़ गया, और इलाहाबाद बैंक के अलावा जो है इंडियन बैंक जुड़ गया। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है वो 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12। और ये आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है और लंबे समय तक याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या मैंने आपको बताया कि वर्तमान में कितनी है? 12 है। डेट वेट नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि 2019 में क्या हुआ था? 2019 में ये जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपके 2019 में जो है वो विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हो गए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2019 अप्रैल में बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हो गए थे, और 2020 में पीएनबी में जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज हो गए थे, और 2020 में सिंडिकेट के अंदर जो है वो कैनरा बैंक जो है सिंडिकेट में मर्ज हो गया था, और 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन मर्ज हो गए थे। तो जो पहले 20 बैंक थे और 7 एसबीआई के 27 थे, उसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया तो पहले ही मिल गया था, और एसबीआई वाले भी धीरे धीरे जो है वो मर्ज होते जा रहे थे। जितने भी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये सब मिल रहे थे। तो ये जो 27 थे इनकी संख्या फाइनली 12 हो गई। अब बात यह कि भारत में सबसे ज्यादा टर्नओवर किस बैंक का है? तो एसबीआई का भी है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा टर्नओवर किसका? एसबीआई का है, 6 लाख करोड़ के आसपास। उसके बाद है पीएनबी का, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का है, पीएनबी का है, और उसके बाद क्या है? किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा का है, और उसके बाद कैनरा का है, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है। तो उसी क्रम से यहाँ पे लिखा हुआ। लेकिन प्राइवेट बैंकों को देखें तो प्राइवेट बैंकों में देखें तो एचडीएफसी पहले पे है, आईसीआईसीआई दूसरे पे है, एचडीएफसी का 10 लाख करोड़ का है, आईसीआईसीआई का 7 लाख करोड़ का है, 6 लाख करोड़ का एसबीआई का, चौथे पे कोटक महिंद्रा है। चौथे पे कौन है भैया? कोटक महिंद्रा चौथे पे, कोटक महिंद्रा चौथे पे। तो इस तरीके से अभी देखो 2024 में जो एयू स्मॉल फाइनेंस है उसको फिनकेयर बैंक ने जो है वो अपने में मर्ज कर लिया। ये भी क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहा है, पूछ सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम से चीजें टॉपिक में आती रही है, इसलिए पूछा जा सकता है। अब बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास को जोड़ के इंपीरियल बना। प्रेसिडेंशियल बैंकों को 55 में इसी का नाम राष्ट्रीयकरण हो गया 1 जुलाई 55 को, और ये गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे एसबीआई हो गया। और इस तरीके से एसबीआई जो है पूरे तरीके से काम कर रहा है। अभी वर्तमान में दिनेश कुमार खारा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। चेंज होते रहते हैं, नाम में बदलाव करते रहे आप। अब तमाम प्रकार की चीजों को अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, हमने एक सूची बनाई थी यहाँ पर, और उस सूची में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर पूरा कमर्शियल बैंक कंप्लीट करेंगे, है ना। उसके बाद ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो हमारा कमर्शियल बैंक पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। बिना ऐसे आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला काम नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे हम। तो कमर्शियल बैंक हमारा चल रहा था, हमने कमर्शियल बैंक में राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में बात की, थोड़ी कहानी सुना दी कि भाई पहले कितने थे,
इंदिरा गांधी जी के समय में जो है वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, है ना। वो उस समय 19 जुलाई को हुआ। फिर उसके बाद 15 अप्रैल 80 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर उसमें से 3 सितंबर 93 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया प्रीमियम मिल गया। तो इस तरीके से बैंक 19 हो गए। फिर एसबीआई के साथ एसबीआई खुद एक 27 में मर्ज करके जो है 12 कर दिया, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हो गई 12। लेकिन इसके अलावा कुछ निजी बैंक भी, इसके अलावा क्या है, कुछ हमारे निजी बैंक भी और कुछ हमारे विदेशी बैंक भी। निजी बैंक जैसे जिनका 50% से अधिक शेयर जो होते हैं निजी हाथों में होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग निजी बैंक। जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, टाइम्स बैंक, एचडीएफसी बैंक, है ना, कोटक महिंद्रा। अब सबसे जो बड़ा बैंक है उसमें एचडीएफसी 10 लाख करोड़ का टर्नओवर है। उसके बाद जो है आपके आईसीआईसीआई है 7 लाख करोड़ का। फिर उसके बाद एसबीआई है 6 लाख करोड़ का। फिर कोटक महिंद्रा उसका 4 लाख करोड़ का है, क्योंकि 74% जो एफडीआई की परमिशन है निजी बैंक के अंदर। आरबीआई ने 1995 में राकेश मोहन कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो बैंकिंग लोकपाल योजना लाई है, उसका उद्देश्य है बैंकों का विस्तार किया जाए और होने वाली शिकायतों को दूर किया जाए। और कोई भी आदमी जिसके पास 500 करोड़ की संपत्ति है 25% शाखाएं गांव में खोल सकता है, 5 वर्षों में विदेशी भागीदारी को 48% कर सकता है, तो निश्चित तौर पर वो बैंक खोल सकता है। और 12 अप्रैल 2024 तक निजी बैंकों की कुल संख्या भारत में ऐसे 21 है और भविष्य में बढ़ेगी, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत 74% जो है वो आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर के अंदर एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। हालांकि इंश्योरेंस सेक्टर में भी 74 के आसपास है, 49 से बढ़कर। तो निश्चित तौर पर 21 जो है निजी बैंक है। अगर हम बात करें वाणिज्यिक बैंक टॉपिक की, तो वाणिज्यिक बैंक में हमने राष्ट्रीयकृत टॉपिक पढ़ा, कोऑपरेटिव बैंक भी हम अभी देख लेंगे। रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक जो है वो 2 अक्टूबर 1975 को बना आरजी सरैया कमेटी की रिकमेंडेशन पर। पहले 196 थे, धीरे धीरे संख्या कम हो गई, नुकसान में चलने के कारण 53 हो गई और नरसिम्हन कमेटी ने इसमें सुधार की बात की थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसमें 50% शेयर केंद्र का होता है, 15% राज्य का होता है, 35% स्पॉन्सर का होता है, तो रीजनल रूरल बैंक से भी कहीं ना कहीं प्रश्न परीक्षा में बन सकता है, क्योंकि 2 अक्टूबर 75 को रीजनल रूरल बैंक आरजी सरैया कमेटी की रिकमेंडेशन पाए थे। शुरू में 196 थे, सिक्किम गोवा को छोड़कर पूरे भारत में थे। 87 के बाद नई शाखा नहीं खुली, पिछले साल तक 53 थे, हाल ही में 43 हो गए। 50% केंद्र सरकार का, 15% राज्य का, 35% स्पॉन्सर रूप में योगदान इनका रहता है। और लगातार जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करोड़ों रुपए के नुकसान में चल रहा है। इस प्रकार से इन सहकारिता वाले बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, रीजनल लेवल के बैंकों को सरकार प्रयास कर रही है धीरे धीरे बंद करते जाए। अब विदेशी बैंक कौन होते हैं? जो फॉरेन की शाखा होती है भारत में के खोल लेते हैं, जैसे ब्रिटेन का स्टैंडर्ड चार्टर, जैसे आपके एनएचबीसी जो हांगकांग का है, इसके अलावा आपके रॉयल ऑफ द स्कॉटलैंड जो आपके ब्रिटेन का है, स्टैंडर्ड चार्टर तो बहुत फेमस है। अभी ड्यूज बैंक है जर्मनी का, उसकी भी ब्रांचेस खुल रही इंडिया में। अमेरिकन एक्सप्रेस का जो बैंकिंग कॉर्पोरेशन बैंक है, अभी हाल ही में एक बर्कुले बैंक था, उसको जो है बीच में आरबीआई ने जो है जुर्माना वगैरह लगा के देश से बाहर करा। तो इस तरीके के कई विदेशी बैंक जो भारत में है, और विदेशी बैंकों को खोलने के लिए कम से कम $10 मिलियन पूंजी चाहिए, उसके पहले होगा नहीं। और $10 मिलियन पूंजी के अलावा उसी बैंक को विदेशी बैंक की अनुमति मिलेगी जिसकी विश्व के 12 देशों में ब्रांचेस हो। और अगर हम देखें तो मई 2024 तक भारत में विदेशी बैंकों की संख्या 45 है। अगर निजी बैंकों की संख्या देखें तो 21 है, राष्ट्रीय बैंकों की संख्या देखें तो 12 है, और विदेशी बैंकों की संख्या देखें तो 45 है। $10 मिलियन आपके पास है, 12 विश्व के देशों में आपकी ब्रांचेस हैं, आप अप्लाई कर दो, विदेशी बैंक खुल जाएगा। स्टैंडर्ड चार्टर जैसे ब्रिटेन का है, एनएचबीसी हांगकांग का है, रियल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ब्रिटेन का है, ड्यूश बैंक जर्मनी का है, और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग जो कॉर्पोरेशन है, आज का नाम उसका चेंज हो गया, पहले इसको सिटी बैंक भी बोलते थे, ये जो है अमेरिका का है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। और लगातार भारत में प्राइवेट बैंकों का उदय हो रहा है। ये आज की कहानी नहीं, प्राइवेट बैंकों का भारत में उदय हो गया, निजी सेक्टर आ गया, प्राइवेट सेक्टर आ गया, विदेशी बैंक आ गए। आज भारत के अंदर 45 से ज्यादा विदेशी बैंक है, 21 से ज्यादा निजी सेक्टर के बैंक है, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसमें भी सबसे ज्यादा टर्नओवर एचडीएफसी का है पहले नंबर पे, दूसरे पे आईसीआईसीआई का है, तीसरे नंबर पे एसबीआई बीच में आ जाता है, चौथे नंबर पे कोटक महिंद्रा का है ना। तो अगर हम देखें तो एचडीएफसी का 10 लाख करोड़ का टर्नओवर है, उसके बाद आईसीआईसीआई का 7 लाख करोड़ का टर्नओवर है, उसके बाद तीसरे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चौथे नंबर पर आपका कोटक महिंद्रा है, 4 लाख करोड़ लगभग कम ज्यादा होते रहता है। तो 92 में 10 बैंकों को लाइसेंस दिया, 98 में नरसिम्हन कमेटी ने कुछ अन्य बैंकों को लाइसेंस दिया। आज भारत में 21 निजीकृत बैंक है और 45 के आसपास विदेशी बैंक है। भारत में प्राइवेट बैंकों का जाल बढ़ रहा है। 19 नवंबर 2013 को सरकार ने नई दिल्ली में भारतीय महिला बैंक बनाया था, उषा अनंत सुब्रमण्यम के नेतृत्व में। और यह बात अलग है कि 1 अप्रैल 2017 को
वो महिला बैंकों को जो है एसबीआई में मर्ज कर दिया गया था। इस तरीके से सरकार ने बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बचत बनाने के लिए, उदाहरण के लिए जैसे सूर्योदय है, जैसे उत्कर्ष है, जैसे एयू है। अभी आपने 10 दिन 15 दिन पहले सुना होगा कि जो एयू स्मॉल फाइनेंस है उसको फिनकेयर बैंक ने जो है विलय कर लिया है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें चलती रहती है। परीक्षा में आपको याद रखना है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है एयू, जिसको अभी फिनकेयर ने ले लिया है, सूर्योदय बैंक है, उत्कर्ष बैंक है जो छोटी बचतों को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। तो तमाम प्रकार के इस तरीके के बैंक है जो आपको यहाँ परीक्षा में पढ़ना है और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको दिमाग में यहाँ पर सेट करके रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बैंक का काम ही है भाई लोन देना, ऋण देना, जिसको जरूरत है उसको पैसे देना, जहां जरूरत हो रही है डेवलपमेंट की, काम करने की, प्रोग्रेस करने की, उनको जो है लेकर चलना। तो तमाम, क्योंकि बैंकों का पैसा भी डूब रहा है ना, बैंकों का पैसा भी डूब रहा है, लगातार डूब रहा है। जो नॉन परफॉर्मेंस एसेट है, वो नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो है वो लगातार डूब रहा है और तेजी से डूब रहा है ना। तो नॉन परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है लगातार डूब रहा है। जैसे 1998 में बैंकों का पैसा डूब रहा था 58,000 करोड़, आज 2024 में बैंकों का पैसा डूब रहा है 12 लाख करोड़, और ये टोटल का 12% के आसपास है। सबसे ज्यादा एनपीआई जो है, एनपीए नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो है एसबीआई का है, लगभग 38,000 करोड़। उसके बाद एसबीआई का, एसबीआई के बाद पीएनबी का 33,000 करोड़, उसका बैंक ऑफ बड़ौदा का 30,000 करोड़। तो लगातार नुकसान में जो है चीजें चल रही है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है भारत में विकास बैंक कौन कौन से। जैसे भारत में आईएफसीआई है, आईडीबीआई है, सिडबी है, नाबार्ड है, पिछली बार नाबार्ड से क्वेश्चन था, सिडबी से क्वेश्चन था, एक्सिम बैंक है, एनएचबी है। ये भारत के बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बैंक है। इनको पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आपको एनबीएफसी समझ में आएगा, ये पढ़ लेंगे फिर आपको सेबी समझ में आएगा, ये पढ़ लेंगे उसके बाद आपको ट्रेड समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता देंगे जो आपके सिलेबस में। तो भारत में हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट संगठनों की जो भारत के विकास बैंक है उनकी। जैसे सबसे पहले बात करें हम आईडीबीआई की। सबसे पहले हम बात किसकी करें? आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो यहाँ पर बैंक है, आईडीबीआई के बारे में बात करेंगे हम। आईडीबीआई के बारे में बात करेंगे तो आईडीबीआई के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना। ये बना था 1948 में 1 जुलाई को, और 1 जुलाई 1948 को इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना था, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष टीएन मनोहरन है। और इसका काम क्या है? इसका काम है जितने भी बैंकिंग अधिनियम के तहत चीजें दायरे में आती है और उद्योग जो आते हैं उनको फाइनेंस देना बड़े लेवल पर। उसी तरीके से आईडीबीआई के बाद एक और संस्था है ना, आईएफसीआई। आईएफसीआई तो मैंने बता ही दिया आपको, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो 1 जुलाई 48 को बना, और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रमुख है टीएन मनोहरन। वैसे आईडीबीआई है वो 64 में बना, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और आईडीबीआई जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है, और आईडीबीआई के जो प्रमुख हैं वो है टी मनोहरन। और आईएफसीआई जो है वो 48 में बना। एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए देख लेते हैं। आईएफसीआई 48 में, आईडीबीआई 64 में, सिडबी 90 में है ना। ये आया था पिछली बार, सिडबी कब बना था? 90 में। नाबार्ड 12 जुलाई 82 को, एक्सिम 82 को, और ये राष्ट्रीय आवास 9 जुलाई 1988 को। तो प्रॉपर देख लेते हैं, लंबे समय तक के लिए याद रहेगा, कोई भूलने वाली बात ही नहीं रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं अपन काम की चीजें, इनके अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं, तो उस पर ज्यादा ना जाके आप देखो कौन कब बना। आईएफसीआई बना 48 में, आईएफसीआई बना 48 में, आपको याद रखना है। आईएफसीआई 48 में बना, और आईएफसीआई 48 में बना, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। आईएफसीआई 48 में बना, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, और इसके प्रमुख है मनोज मित्तल। इसके प्रमुख कौन है? मनोज मित्तल। ये औद्योगिक वित्त विकास निगम के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है। 64 में आईडीबीआई बना, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके जो प्रमुख है वो टीएन मनोहरन है। इसके प्रमुख जो है वो टीएन मनोहरन है, टीएन मनोहरन। इसके प्रमुख कौन है? टीएम मनोहरन। एक बार फिर से देख लें, आईएफसीआई, कंफ्यूज नहीं होना, आईएफसीआई बना 48 में, इसके प्रमुख है मनोज मित्तल, और आईडीबीआई बना 64 में, इसके प्रमुख है टीके मनोहरन। याद रखना आपको, इसके प्रमुख कौन है? टीके मनोहरन। इसके प्रमुख कौन है? टीके मनोहरन। अब आ जाते आगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, रट डालिए, पूरा एक सिस्टम बना लीजिए, याद कर डालिए, बहुत लर्न करिए, बहुत रिवीजन करिए, और बहुत प्रैक्टिस करिए। बहुत लर्न, बहुत रिवीजन, बहुत प्रैक्टिस। 20 दिन बचे, 20 दिन में दुनिया जीती जा सकती है। 20 दिन बचे, 20 दिन में 10 मिनट, 20 दिन में 10 मिनट 84 टॉपिक, उसमें भी 24 टॉपिक नए वाले हैं, बाकी तो पूरा नहीं है।
और प्रॉपर तरीके से पढ़िए। ये एक्सिम बैंक ने 82 में हर्षा बांगरी हेड है इसकी, हर्षा बांगरी हेड है, हर्षा बांगरी हेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करने वाली संस्था है। ये राष्ट्रीय आवास बैंक, ये बना 9 जुलाई 88 को आरबीआई के अंदर में, आनुषंगिक संगठन है। शरद कुमार होता, शारदा कुमार होता, शारदा कुमार होता इसके हेड है, शारदा कुमार होता, शारदा कुमार होता इसके हेड है, शारदा कुमार होता। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। आईडीबीआई हो गया 64 में, सिडबी मैंने बताया, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ फाइनेंस 2 अप्रैल 90 को बना, इसका मुख्यालय लखनऊ में। सीव सुब्रमण्यम रामन इसके प्रमुख हैं, सीव सुब्रमण्यम रामन, सीव सुब्रमण्यम रामन इसके प्रमुख हैं, सीव सुब्रमण्यम रामन इसके प्रमुख हैं, सीव सुब्रमण्यम रामन इसके प्रमुख हैं। ये एनएचबी हो गया, शारदा कुमार होता, ये एक्सिम बैंक हो गया, हर्षा बांगरी है ना, ये हो गया आपके 1988 में आरबीआई का अनुषंगिक संगठन है। ये हो गया 1982 में हर्षा बांगरी वाला। नाबार्ड 12 जुलाई 82 को बना शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। आईएफसीआई 48, आईडीबीआई 64, सिडबी 90। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेशनलाइज बैंक हो गए 12, प्राइवेट बैंक हो गए 21, निजी क्षेत्र के बैंक हो गए 45, कोऑपरेटिव बैंक हो गए 43, ग्रामीण बैंक हो गए 43, भुगतान बैंक हो गए 6। ऐसे करके भारत में बैंकों की संख्या। ठीक है भैया, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हमारा काम तो है सिर्फ आपको काम का पढ़ा देना, बाकी मेहनत तो आप ही को करनी है और अच्छे से करनी है। अच्छा, ये अभी नाबार्ड की प्रमुख है साजी केवी, है ना। नाबार्ड की प्रमुख कौन है? साजी केवी, याद रखना आप। नाबार्ड की प्रमुख कौन है? साजी केवी, साजी केवी। नाबार्ड की प्रमुख है साजी केवी। एलआईसी के है अभी, एलआईसी 56 में बना था, सिद्धार्थ मोहंती। एलआईसी सिद्धार्थ मोहंती, एलआईसी के है सिद्धार्थ मोहंती। और जनरल इंश्योरेंस बना था 72 में, उसके प्रमुख है रामास्वामी नारायणन। जीआईसी रामास्वामी नारायणन, जीआईसी रामास्वामी नारायणन। और एसबीआई के मतलब दिनेश कुमार खारा, एसबीआई के दिनेश कुमार खारा। अब हम लोग चलते शेयर बाजार में। हमारे टॉपिक है सिलेबस में शेयर बाजार का तेजी से बढ़ना, बबल तेजी से गिरना। अभी आप देखो, चुनाव का रिजल्ट आए, शेयर बाजार में 13 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ और बहुत सारे कंपनियों के शेयर जो है वो लुढ़क गए। सरकार के प्रोपेगेंडा जो कर दिया था आपकी बार 400 पार, तो जो नहीं हो पाया, उसके बाद देखिए आप शेयर मार्केट का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गया। तो ये तमाम चीज़ों का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, तो इसलिए इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रख के काम करना है। तो हम लोग यहाँ पर सेबी के बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। और शेयर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, शेयर बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेबी कब बना, सेबी कब बना भाई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब बना? ये बना 12 अप्रैल 1988 को, और 30 जनवरी 92 को इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 30 जनवरी 92 को इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका काम है निवेशकों के हितों की रक्षा करना, जो भी लोग पैसा लगा रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 88 को बना, 30 जनवरी को 92 में वैधानिक दर्जा मिला। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में माधवीपुरी बुच जो है इसकी प्रमुख है। और सेबी को 25 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का जो अधिकार है और इसकी शक्तियों में 18 जुलाई 2013 के बाद इजाफा किया गया है। और कहीं ना कहीं आज की डेट में सेबी पावरफुल है और सेबी में एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसलिए सेबी का जो मेन काम है वो है निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना और किसी का नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान में रखना। पाठ्यक्रम में हमने आईडीबीआई पढ़ लिया, 64 में बना, सिडबी पढ़ लिया, 2 अप्रैल 90 को बना, इनके हेड भी बता दिए, है ना। आईडीबीआई का हेड कौन है बता दिया हमने, टी माधवन नायर है। सिडबी का बता दिया हमने, सुब्रमण्यम वाला है। उसके बाद क्या नाम है, नाबार्ड बता दिया 12 जुलाई, आपके काजी हमने बता दिया आपको क्या नाम उनका, है ना। उसके बाद आपको बता दिया एक्सिम बैंक, हर्षा बांगरी, राष्ट्रीय आवास बैंक आपको हमने बता दिया, शारदा होता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बता दिया हमने आपको। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमने बता दिया। इसमें हमको शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, लेकिन जो मेन चीज वो पढ़नी है कि 12 अप्रैल 88 को बना, 30 जनवरी 92 को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी का काम है निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना। माधवीपुरी बुच इसकी वर्तमान में प्रमुख है, पहले इसके जीएस दवे साहब थे। और शेयर बाजार में कोई भी चीज ठीक ठाक तरीके से चलेगी, इसका मेन काम है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसके अंदर आता है, जो 1875 में बना, एशिया का सबसे पुराना सबसे बड़ा है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1991 में बना, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता दूं, फिरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन में बना। अब भारत में अगर 3 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं तो उसमें से 13% कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, और करीब 87% बिजनेस को ये लोग कवर कर रहे हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों ही मिलकर के जो है 87% का जो है बिजनेस करते हैं, और ये शेयर मार्केट को जो है मैनेज करने का काम करते हैं। इनमें कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, यहाँ पे आईपीओ जारी होते हैं, इनिशियली पब्लिक ऑफर, यहाँ पे एफपीओ जारी होते हैं, और तमाम प्रकार के सर्कमस्टेंसेस चलते हैं। और प्राइमरी मार्केट आईपीओ जारी करता है, और सेकेंडरी मार्केट जो है वो एफपीओ जारी करता है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना, एशिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना है, और जकार्ता स्टॉक मार्केट का सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला मार्केट है। लास्ट ईयर 2023 में 400% तक की ग्रोथ थी, आफ्टर इलेक्शन जरूर गिरा है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 91 में बना, फिरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन पर। मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट जो है वो आपके इंदौर है। भारत में सबसे ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में, सबसे छोटा है मगध स्टॉक एक्सचेंज 33 कंपनियां, और हाल ही में बेंगलुरु के कनारा स्टॉक एक्सचेंज को सूची से बाहर कर दिया गया। एमसीएक्स नया स्टॉक मार्केट है जो वायदा बाजार को मैनेज करता है, और टोटल मिला करके सेंसेक्स जो सिस्टम है जिसमें बीएसई 50, बीएसई 30, निफ्टी, ये तमाम चीजें जो जारी होती है, मित्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर यह सिस्टम आया था। इसके अलावा ओवर द काउंटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो 92 में आया था मुंबई में, पहला ऑनलाइन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, म्यूचुअल फंड जारी करने वाला पहला संस्था यूटीआई है, जिसका बाद में जो है वो रूपांतरण जो एक्सिस बैंक के रूप में हो गया। और म्यूचुअल फंड जो है कोठारी पायोनियर प्राइवेट सेक्टर का सबसे पहला जो है म्यूचुअल फंड जारी करने वाला संस्था है। तो हम म्यूचुअल फंड को मेंस में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ आवश्यकता नहीं है। शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजों को भी डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद हम लोग एक एनबीएफसी करके टॉपिक है वो भी देखेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं, कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या होता है। तो भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या होता है इसको समझिए आप। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक प्रकार से कंपनी अधिनियम 56 के तहत लाया गया। जैसे एनबीएफसी के अंदर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, एनबीएफसी के अंतर्गत बीमा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, तमाम प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। और 23 फरवरी 2018 को आरबीआई ने लोकपाल योजना लाके एनबीएफसी को अपने दायरे में रखने का प्रयास किया, लेकिन एनबीएफसी चिटफंड कंपनियों पर डायरेक्टली आरबीआई कंट्रोल नहीं करती, ऐसे पर्यवेक्षक को काम करती है। और जैसे बजाज फाइनेंस है भारत में, ये तमाम प्रकार के, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, एल&टी कंपनी है, मुथूट फाइनेंस है। भारत में अगर देखें तो करीब करीब 326 बिलियन अमेरिकन डॉलर का इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी में होता है, और एनबीएफसी धारा 451A के तहत रजिस्टर्ड होता है। लेकिन किसी भी चिटफंड कंपनी को मैनेज करने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की होती है, वो एनबीएफसी के अंतर्गत आरबीआई की नहीं होती। तो एनबीएफसी को भी आपको थोड़ा सा देखना है, कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, उसके बाद इनसे संबंधित छोटी संस्थाएं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है ये 1956 के अधिनियम से आया। इसमें बीमा, कारोबार, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, प्रतिभूतियां, चिटफंड, तमाम चीजों को लेकर के पैसे जारी होते हैं, और आरबीआई का काम पर्यवेक्षण का होता है। जैसे मुथूट फाइनेंस ये 1939 में बना, ये सोना आपका रख करके आपको पैसा देता है, थॉमस जॉन मुथूट ने लाया था इसको। उसी के तरीके से श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये 1979 में बना, इसको उमेश रेवणकर जी ने लाया था। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 86 में परमिंदर चोपड़ा। इसी तरीके से बजाज फाइनेंस 87 में संजीव बजाज, है ना। बजाज अलायंस जो जर्मनी की हथियार बेचने वाली कंपनी है। महिंद्रा महिंद्रा 91 में राहुल रवेला, एल&टी 91 में राकेश सिंह, टाटा कैपिटल 2007 में राजू सबरवाल। तो तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें काम करती है। कई एनबीएफसी सिर्फ पैसा जमा नहीं करती, आवश्यकता पड़ने पर लोन देती है, और कई सिर्फ लोन देती है, पैसा जमा नहीं करती। तो कुछ एनबीएफसी जमा करने वाली होती है, कुछ एनबीएफसी जमा करने वाली नहीं होती है। तो आई होप कि मुझे लगता है कि जितनी भी एनबीएफसी से रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ पे मैंने काम की बता दी है, और जरूरी चीजें आप दिमाग में रख लीजिए। इसके बाद तो जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है काम का। अब हम थोड़ा सा व्यापार के बारे में देख लेते हैं, भैया भारत में कहाँ क्या व्यापार हो रहा है, कहाँ कैसी चीजें चल रही है। उसके बाद हम थोड़ा सा अन्य चीजों पे चर्चा कर लेंगे, G20 वगैरह पे, सार्क वगैरह पे, काम की 2-3 चीजों पे, है ना। तो व्यापार को लेकर चर्चा कर लेते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर आज की डेट में चाइना है। चाइना आज की डेट में सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर। ये बात अलग है, कोरोना काल के समय करीब करीब 81 बिलियन डॉलर का टर्नओवर था चाइना के साथ, और 88 बिलियन डॉलर का अमेरिका के साथ था। हमने कुछ रिलेशन को कहीं ना कहीं खट्टे मीठे अनुभव के बाद कम किया था। आज की डेट में चाइना के साथ हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, चाइना ही हमारा आज की डेट में। और हमारे यहाँ जो भी सामान आता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट, और जो भी जाता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सामान जो है वो चाइना जो है, हम चाइना से ही मंगाते हैं। चाइना से करीब हमारा 13.8% सामान आता है आज की डेट में।
तो चाइना हमारा जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है। उसके बाद यूएई है करीब 7.5%, और यूएई लगभग 7.5% के आसपास है। और उसके बाद यूएसए है, और यूएसए लगभग मान के चलिए आप लगभग 6.9 के आसपास है। तो सबसे ज्यादा हमारा आयात जो हो रहा है आज की डेट में, आयात मतलब मतलब आयात मतलब हमारा इंपोर्ट, तो इंपोर्ट हमारा सबसे ज्यादा चाइना के साथ हो रहा है $88 बिलियन का, 13.8%, मान के चलो 14% के आसपास। फिर यूएई 7.5%, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो आपका यूएसए है 7% के आसपास 6.9, फिर सऊदी अरब से 5.9, और उसके बाद फिर आपके इराक से करीब 5%। तो चौथे नंबर पर सऊदी अरब आता है, और सऊदी अरब के बाद जो है वो 5वें नंबर पर आता है आपका इराक 5.1 के आसपास। इसके बाद अगर हम बात करें किस सामान को हम सबसे ज्यादा बेच रहे हैं, मतलब क्या सामान हम सबसे ज्यादा मंगा रहे, आयात करें, पेट्रोलियम तेल जो पिछले साल तक हम 26% मंगा रहे थे, इस बार 30% मंगा रहे। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो पिछले साल तक हम 12% मंगा रहे थे, इस बार हम 10.5-11% मंगा रहे। केमिकल 7% मंगा रहे। सोना चांदी 6.4 मंगा रहे। मोती रत्न आभूषण लगभग 4.5% मंगा रहे। तो लगातार अगर हम देखें तो भारत में हम लोग पेट्रोलियम तेल का हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा निर्यात हमारे किससे, अमेरिका से। अमेरिका से हमारा 17% के आसपास निर्यात है। अमेरिका से हमारा किसका 17% के आसपास निर्यात है। हमारा डायरेक्ट टॉपिक है भैया, विदेश व्यापार नीति बताइए क्या है। तो हमारा निर्यात, हमारा इंपोर्ट जैसे चाइना ज्यादा है वैसे एक्सपोर्ट हमारा अमेरिका ज्यादा है 17.8। उसके बाद यूएई से 7%, यूएई से 7%, यूएई दोनों में सेकंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर हमारा नीदरलैंड है 4.1, हॉलैंड जिसको बोलते हैं नीदरलैंड। और फोर्थ नंबर पर हमारा चाइना है 3.3, चाइना। और चाइना का बांग्लादेश है 2.57। तो लगभग मान के चलिए तमाम देश हैं जिनको आपको यहाँ देखना है, समझना है। अब अगर हम अपडेट करें इसको तो थोड़ा अपडेट कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेंगे हमारे नोट्स में। पहले नंबर पे चाइना ठीक है, दूसरे पे अमेरिका नहीं है, दूसरे पे अभी संयुक्त अरब अमीरात हो गया, और तीसरे पे हो गया अमेरिका। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। उसके बाद सऊदी अरब चौथे पे, और यहाँ पर अब इराक हो गया, रशिया बाहर चला गया लगभग 4.1 के आसपास। अमेरिका ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ठीक है, नीदरलैंड ठीक है, चाइना ठीक है, बांग्लादेश ठीक है। आयात निर्यात का पूरा रेस्ट परफेक्ट है। अब मंगा क्या रहे, पेट्रोलियम तेल। बेच क्या रहे, कच्चा तेल। अब भारत में सबसे ज्यादा कच्चा तेल राजस्थान बेचता है। भाग्यम, ऐश्वर्यम, तमाम प्रकार के जो ओएनजीसी के ब्लॉक हैं, या न्यू एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइसेंस पॉलिसी में 36 ऑयल ब्लॉक है कच्चे तेल के, वो सारे राजस्थान में। राजस्थान के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद फिर असम है। जबकि नेचुरल गैस में, पाइप में और ऑयल में जो है वो असम है, लेकिन कच्चे तेल में सबसे ज्यादा राजस्थान है। तो हमारा सबसे ज्यादा कच्चे तेल जो है हम बेच रहे, उसका रत्न बेच रहे, उसके मशीनरी, उसके बाद कोई मेटल से रिलेटेड धातु वातु कोयला वगैरह ये हो, उसके बाद परिवहन। तो हम यहाँ पर कच्चा तेल सबसे ज्यादा निर्यात कर रहे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मंगा रहे। और कुल मिलाकर के हम भारतीय व्यापार को देखें नई दिशा में, तो भारतीय व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डेवलपमेंट की पूरी संभावना यहाँ दिख रही है मुझे। अब जो एक दो चीजें हैं आपके, जिसमें आपको यहाँ पर पढ़ना है, काम की चीजें पढ़नी है ना, जिसमें मैं आपको यहाँ पर कुछ संगठन को लेकर के बातचीत करूं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन 5 मिनट देख लेते हैं करंट अफेयर से जोड़ के, तो ये टॉपिक लगभग हमारा यहाँ पे लगभग कवर हो जाएगा। और पूरा का पूरा टॉपिक जो है हम आई होप कि यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से डिटेल में देख लेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है ना। तो एक हमारा G20 है, इसके बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद हम देख लेते हैं आपके आसियान के बारे में, काम का अपडेट है ना। और उसके बाद हमारे सिलेबस में है आपके सार्क, तो तीनों के बारे में देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। अभी G20 को लेकर 26 सितंबर 1999 में G20 बना। 26 सितंबर 1999 में G20 बना। इसमें 19 देश और 2 यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन को मिला के 21 देश शामिल। ट्रोइका 2022 में इंडोनेशिया में बैठक हुई थी, 23 में भारत में हुई, 24 वाली बैठक होगी ब्राजील में। वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ जो है G20 की बैठक हुई भारत में। अगली बैठक 2024 के अंदर जो है वो ब्राजील में होनी है। इसमें एक शेरपा और एक जो ट्रेक होता है, शेरपा ट्रेक होता है, जिसमें अमिताभ कांत जी को शेरपा बनाया था, और एक आपका वित्त ट्रैक होता है। शेरपा ट्रैक में पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं। अब इसमें भारत है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, मेक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, ब्रिटेन है, यूएसए है, यूरोपीय यूनियन, और हाल ही में 21वें देश के तौर पे अफ्रीकी यूनियन है। और इतने सारे संगठन यहाँ पर G20 के अंदर जुड़े हैं, जिसमें पिछली बार सम्मेलन इंडोनेशिया में होता, इस बार 23 भारत में हुआ, अगला वाला ब्राजील में होगा। और ये लोग मिलकर के डिस्कशन करते हैं, पूरी दुनिया का
85% जीडीपी इनके पास है, पूरी दुनिया का ग्लोबल मार्केट 75% इनके पास है। G20 में अपने आप में बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पिछड़े देशों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। इसमें नटराज की चोर प्रतिमा को भारत मंडपम में, जहां 1972 में भारत मंडप बना था, वहां इस कार्यक्रम को किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर इसकी एग्रीकल्चर बैठक जो हुई वो इंदौर में हुई, कल्चरल बैठक खजुराहो में हुई, जो साइंस वाली कॉन्फ्रेंस है वो भोपाल में हुई, और लगातार जो है इस पे कार्यक्रम हुए। जैसे ब्राजील में 24 के कार्यक्रम चालू हो चुके हैं, उसी तरीके से भारत में भी लंबे समय तक G20 के कार्यक्रम चले। तो G20 को डिटेल में पढ़ेंगे। और हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 के कार्यक्रम के बाद गोंड पेंटिंग जो मध्य प्रदेश की है वो दी गई, जिसको हाल ही में GI टैग मिला है, काफी चर्चा में रही। रेवती धुर्वे की वो पेंटिंग थी। तो G20 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब 9 से 10 सितंबर 23 को भारत में G20 की बैठक हुई, और उसमें लिखा भी था G20 के अंदर एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। और G20 की पहली बैठक हुई थी वॉशिंगटन में 2008 में। तो याद रखना कि 2008 में बैठक कहां हुई थी? वॉशिंगटन में। और उसके बाद बैठक 2023 वाली कहां हुई? भारत में। 22 वाली कहां हुई थी? 22 वाली बैठक हुई थी इंडोनेशिया में, ट्रोइका का भाग। 24 वाली बैठक कहां होगी? ब्राजील में होगी। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन यहां पर बन नहीं सकता। मध्य प्रदेश की कहां कहां बैठक हुई आपको याद रखना। उसी तरीके से सार्क 8 दिसंबर 1985 को सार्क बना। ढाका में जो है इसकी उस समय स्थापना को लेकर डिस्कशन हुआ, हालांकि हेडक्वार्टर का काठमांडू बना। इसमें भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, 2007 में अफगानिस्तान जुड़ा। और सार्क के अंदर ही साप्ताह है जो 95 में बना, और साप्ताह है जो काम करता है ट्रेड पॉलिसी के डेवलपमेंट के लिए। तो साप्ताह बना 2006 में, मतलब ये इसी के अंदर एक साप्ताह है और इसी के अंदर एक साप्ताह है। तो ये 2006 में बना, फ्री ट्रेड पॉलिसी को लेकर के बना। और जो साप्ताह है, साप्ताह ये 95 में बना। हालांकि 2016 में इसकी 19वीं बैठक इस्लामाबाद में होनी थी, किसी कारण से हो नहीं पाई, उरी अटैक को लेकर के। और इसके पहले जो 14वीं बैठक थी 7 में नई दिल्ली में हुई थी। अभी काफी दिनों से यहाँ बैठक नहीं हुई है। 21% एरिया है पूरी दुनिया का, 21% जनसंख्या है पूरी दुनिया की, 3% क्षेत्रफल है, ग्लोबल इकोनॉमी का 4% भाग है। फाइनली जो है ये एक अप्रासंगिक संगठन की श्रेणी में आज की डेट में आ गया है। लेकिन अभी ये चर्चा में है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि लगातार जो है इसके ऊपर एक वैश्विक ग्लोबल लेवल पर दबाव बन रहा है सार्क के ऊपर। और सेवा लम्सल जो है वर्तमान में इसकी महासचिव चुनी गई है। सेवा लम्सल है ना, पढ़ने को बहुत कुछ है। अब आसियान 8 अगस्त 1967 को आसियान बना। इसमें 10 देश शामिल है, हाल ही में 11वां देश भी इसमें जुड़ा हुआ है आसियान के अंदर। तो आसियान को देख लो, 8 अगस्त 1967 को आसियान बना। मैंने इसकी पीडीएफ पहले भी दी है, ग्रुप में पहले भी पढ़ाया है ना। सार्क में क्या याद रखना, बेंगलोर में 95 में, बेंगलोर में 87 में, नई दिल्ली में 95 और 2007 में नई दिल्ली में बैठक हुई है सार्क की, वो आपको याद रखना है। सार्क से क्वेश्चन आने की संभावना है, हो सकता है पूछ ले। और आसियान में अभी जो नया देश जुड़ा है 11वां तिमोर लेस्टे, 8 अगस्त 67 को बना था। सबसे पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड ने जो है इसको बनाया था। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया ने इसको बनाया था। बाद में कौन कौन हो गया भाई? इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, आपके फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया। फिर ब्रुनाई दारुसलाम जुड़ा 84 में, वियतनाम जुड़ा 95 में, लाओस जुड़ा 97 में, उसके बाद म्यांमार जुड़ा 97 में, फिर कंबोडिया जुड़ा 99 में, और अभी हाल ही में कौन जुड़ा भी है इसका? तिमोर लेस्टे 23 में। और जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रमुख है उनका नाम है काओ किम हॉर्न। और 8 अगस्त 1969 को बना था। इसका लक्ष्य बेसिकली में 2050 तक के विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनना, जितने भी शामिल देश हैं उनको लेके जाना एज ए आसियान। पहली बैठक हुई थी 76 में बाली में, और हाल ही में इसकी जो बैठक है वो अभी 2024 में लाओस में होनी है इसकी बैठक, है ना। पहली बैठक तो हुई थी इसकी बाली में 76 में, बाली में हुई थी 76 में, और जो लाओस वाली बैठक है वो 2024 में अक्टूबर में होनी है, और ये 44वें नंबर की बैठक होगी। भारत आसियान प्लस के अंदर 3 में शामिल नहीं है। आसियान प्लस में 3 में जो है वो चाइना है, आपके साउथ अफ्रीका है, जापान है, लेकिन भारत को डायरेक्ट पार्टनर जो है 98 में बनाया गया है। तो निश्चित तौर पे यहां से प्रश्न आ सकता है। और आई होप हमने ये सारी चीजें कवर कराई आज की क्लास में। हमने आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर के ट्रेंड्स एनालिसिस बताया विद डाटा। दूसरा हमने आपको बताया आरबीआई का पूरा सिस्टम मैकेनिज्म। उसके बाद हमने आपको कमर्शियल बैंक बताए।
पूरा बैंकिंग सिस्टम बताया, और बैंकिंग सिस्टम में भी हम आपको कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम बताया, हमने आपको सेबी के बारे में डिटेल बताया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक, हमने आपको एनबीएफसी के बारे में बताया, इसके अलावा हमने डेवलपमेंट बैंक्स पूरे पढ़े भारत के जितने हैं, नाबार्ड है, आरआरबी है, आईएफसी है, सीडीबी है, आईडीबीआई है, आवास बैंक है ना, आयात निर्यात एक्सिम बैंक है। इसके बाद हमने G20 के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया आपको, काम का आसियान के बारे में बता दिया है ना, इसके ईयर वियर पूछ लेगा कहाँ बना, सार्क के बारे में बता दिया। उसके बाद हमने आपको बता दिया भारत की विदेश व्यापार नीति, ट्रेड पॉलिसी बता दिया हमने आपको 2024-25 में क्या चल रहा है, किसका हमारा आयात में पहला नंबर है, दूसरा तीसरा है, निर्यात में किसका पहला दूसरा तीसरा है, किस प्रोडक्ट में हमारा पहला दूसरा तीसरा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार लेक्चर्स हमारे आपको मिलेंगे बाद में भी। अभी तो हमने प्री फोकस एग्जाम के लिए बताया है, बाद में मेंस पढ़ाएंगे हम डिटेल में, तो आप हमारे लेक्चर्स लेंगे और मेंस के हिसाब से फिर हम आपको 20 वर्ड, 50 वर्ड, 200 वर्ड में आंसर राइटिंग भी सिखाएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छे से, और प्री प्लस मेंस के हिसाब से भी जो है फिर प्रॉपर वो करेंगे, क्योंकि अभी समय की थोड़ी सी बाध्यता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। हम आपको बता दें अभी तक हम लोगों ने जो है साइंस का लेक्चर अपलोड नहीं किया है, ये हमारा हो जाएगा साइंस एंड टेक का। इसके बाद हमारे इकोनॉमी का है, ये भी हो जाएगा अपलोड। इसके बाद हमारा एमपी इकोनॉमी आ रहा है, और उसके बाद फिर हमारा आएगा ज्योग्राफी आएगा, उसके बाद फिर हमारा पॉलिटी आएगा, और उसके बाद हम एक कंप्यूटर का भी वीडियो बना देंगे है ना, और उसके बाद हमारा फिर हिस्ट्री आएगा। आई होप इसके कुछ बचेगा नहीं है ना। तो साइंस टेक हो जाएगा आपका यूनिट 7, इकोनॉमी यूनिट 6 हो जाएगा, एमपी इकोनॉमी इसी में इंक्लूड है। ज्योग्राफी में इंडिया एमपी दोनों साथ में ले लेंगे संभव हुआ तो, पॉलिटी में भी इंडिया एमपी दोनों साथ में ले लेंगे, करंट अफेयर्स थोड़ा देख लेंगे, कंप्यूटर थोड़ा देख लेंगे, हिस्ट्री थोड़ा देख लेंगे, जितना हो पाएगा हम कराएंगे है ना। ये मेरा नंबर है भाई 9584928252, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप इस पर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे को डिस्कस कर सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए, कोई नोट्स चाहिए है ना, कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो आप मेरे को कॉल कर लें, मैं आपकी ज़रूर यथासंभव मदद करूंगा। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट सेगमेंट मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के साथ आपसे फिर कल मिलूंगा। यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, और खुद भी बढ़िया मन लगा के पढ़िए। तो थैंक यू सो मच, लगे रहिए, मेहनत करिए, 23 जून के पेपर के लिए अपना 100% दीजिए, लर्न करिए, रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।